वेलकम टू ई लर्निंग। हमने अभी स्टैंडर्ड 8 का फर्स्ट चैप्टर जो था उसमें हमने आधा चैप्टर कर लिया था। ये पार्ट 2 है। वास्को दी गामा और एंड ऑफ पोर्टुगीज रूल्स तक हमने देखा था। नाउ दी अनदर डचीज, यहाँ पे हम जाएंगे अभी। डच लोग कौन थे, कब इंडिया में आए थे, सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, इंडिया में बिजनेस करने के लिए आ रहे थे, क्योंकि इंडिया उस टाइम पे एक बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड लेवल पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस करता था। सो द डचीज ये एक अलग से लोग हैं जो कहाँ से आए थे, पोर्टुगीज़ अराइवल के बाद वो लोग आए थे और नेदरलैंड के लोग माने जाते हैं डच को, हॉलैंड और नेदरलैंड, उनको हम डच प्रजा मतलब डच लोग बोलते हैं। आफ्टर 100 years of the arrival of Portuguese at the end of 16th century, the Duchies of Holland, now the Netherlands, came to India for trading. Initially, they established the forts at Pulicat and Madras. Madras जो अभी का चेन्नई है वहाँ पे। They also established a trading center at Agra in the year 1663. Meanwhile, the British also arrives in India. The Dutch could not withstand and competitions against the British. पोर्टुगीज़ के बाद जब 16th सेंचुरी का अंत हो रहा था, मतलब एंड हो रहा था, तब डच हॉलैंड से, नेदरलैंड से लोग इंडिया में आए ट्रेडिंग करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, काम के लिए, व्यापार के लिए। और उन्होंने क्या किया, एक फोर्ट एस्टैब्लिश किया, मतलब स्थापित किया पुलिकट में और मद्रास में, जिसे हम बोलते हैं ना हेडक्वार्टर। वैसे अपना हेडक्वार्टर डाल दिया बिजनेस के लिए, जहाँ से वो लोग पूरे ट्रेडिंग कर सके चेन्नई में। और उन्होंने ट्रेडिंग सेंटर भी आगरा में बनाया इन द ईयर 1663। उन्होंने ट्रेडिंग सेंटर बनाया, कहाँ पे बनाया, आगरा में। उन्होंने क्या बनाया, ट्रेडिंग सेंटर बनाया इन 1663। ये क्वेश्चन आ सकता है कि डचीज ने कब ट्रेडिंग सेंटर बनाया, तो आगरा में बनाया 1663। Meanwhile, the British also arrive in India. The Dutch could not withstand and competitions against the British. ब्रिटिश लोग जब आ गए, अंग्रेज लोग, तो डचीज उनके सामने खड़े नहीं हो पा रहे थे, मतलब उनका ट्रेडिंग ज़्यादा बढ़ गया और उनका लॉस होने लगा। फिर ये लोग यहाँ से चले गए। तो इस तरह से डच लोग नेदरलैंड से यहाँ पे आए थे। उन्होंने यहाँ पे अपने फोर्ट जो है पुलिकट में और मद्रास में डाले, ट्रेडिंग स्टार्ट की, लेकिन ब्रिटिशर्स के सामने खड़े नहीं हो पाए और यहाँ से वो लोग चले गए। अब ब्रिटिशर्स आए, इंटरेस्ट इन इंडिया, ब्रिटिशर्स आए इंडिया में। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ क्वीन एलिजाबेथन ऑफ इंग्लैंड इन द ईयर 1600 CE, द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी। चलो, अभी क्वीन एलिजाबेथ थी इंग्लैंड की रानी, तब कब, 1600 CE मैंने बताया आपको, क्रिश्चियन इरा उसका फुल फॉर्म है, और BCE होता है, वो है बिफोर क्रिश्चियन इरा। द ब्रिटिश लोग थे जो थे, उन्होंने क्या बनाया, अपनी कंपनी बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो सबसे बड़ी कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। दिस कंपनी बिलोंग्स टू द मर्चेंट्स हु वांट्स टू इंक्रीज देयर वेल्थ बाय अंडरटेकिंग ट्रेड विथ इंडिया। ये कंपनी उन व्यापारियों के लिए थी जो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते थे, अपनी समृद्धि बढ़ाना चाहते थे इंडिया के साथ व्यापार करके। द ब्रिटिश शिप अराइव इन इंडिया एट द पोर्ट ऑफ सूरत इन द ईयर 1608 CE। ब्रिटिश लोगों की जो शिप थी, जो जहाज था, जो पहली बार इंडिया में सूरत के पोर्ट पे, पोर्ट यानी बंदर जिसे हम दरिया किनारा बोलते हैं ना, वहाँ पे सूरत में दरिया किनारे सबको पता है, तो वहाँ पे आया 1608 में। और उस टाइम पे उस जहाज का, उस शिप का कैप्टन था WH हॉकिंस। द कैप्टन ऑफ द शिप वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश टू सेट फुट इन इंडिया। ही मेट जहांगीर बट डिड नॉट गेट हिज परमिशन टू ट्रेड। Thereafter, Sir Thomas Rose arrived in India, who acquired the permission to establish a trade center in Surat. Later, Delhi went into the hand of Shah Jahan. Shah Jahan gave a permission to British to carry out trade in Bengal. Okay, तो यहाँ पे हमने देखा कि पहला जहाज लेके आया था कैप्टन हॉकिंस, जिसको जहांगीर ने
जो हमारे राजा हुआ करते थे उस टाइम पे, जो नवाब शहंशाह थे उनके साथ थे। तो जहांगीर ने ऑब्वियसली उसको परमिशन नहीं दी, लेकिन उसके बाद सर थॉमस रूई आए और सर थॉमस रूई ने परमिशन ले ली और उन्होंने ट्रेडिंग सेंटर की स्थापना कर दी। सूरत में अपना ट्रेडिंग सेंटर बना लिया और उसके बाद दिल्ली गए। दिल्ली जो कि शाहजहाँ उस तख्त पे थे, दिल्ली के से बैठे बैठे पूरे हिंदुस्तान पे रूल कर रहे थे तब शाहजहाँ। तो शाहजहाँ ने भी उन लोगों को बंगाल जो कि उनके हाथ में था शाहजहाँ के, वहाँ पे ट्रेडिंग की परमिशन दे दी और इस तरह से ब्रिटिश कंपनियाँ इंडिया में एस्टैब्लिश हो गई और ट्रेडिंग करने लगी। अब आ रही है फ्रेंच। फ्रेंच एस्टैब्लिश्ड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ईयर 1664. They established a factory in Surat, then Machalipatam and Pondicherry. Pondicherry or Puducherry, we pronounce Pondicherry. The head of the French company was Joseph Francisco Dupleix, who had the desire to expand the European rules in India. Thus, the French and the British stood in the competitions against each other to become the strongest European company. There were innumerable disputes and the battle, and finally the British emerged as a winner. However, the French retained their control over the trading center of Pondicherry, Mahe and Chandranagar. The French established French East India Company. फ्रेंच लोग जब आए ना तो उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किया इन 1664 में। उन्होंने फैक्ट्री बनाई अपनी सूरत में, फिर कहाँ पे बनाई, पौंडीचेरी में और पट्टनम जो विशाखापट्टनम बोलते हैं ना पीछे, वैसे ही एक ऐसा ही स्टेट है। द हेड ऑफ फ्रेंच कंपनी वॉज, उस टाइम पे फ्रेंच कंपनी का हेड कौन था, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन। जोसेफ फ्रांसिस्को डुप्लेक्स, वो हैड डिज़ायर टू एक्सपांड द यूरोपियन रूल्स इन इंडिया। उसका डिज़ायर, उसकी इच्छा क्या थी कि यूरोपियन रूल्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए हम इंडिया में, कि हमें खुद राज करने मिल जाए इंडिया पे। थर्स द फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स स्टूड इन द कॉम्पिटिशन अगेंस्ट ईच अदर। तो इसीलिए क्या हुआ, ब्रिटिशर और यूरोपियंस दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन में आ गए थे। अब दोनों को यहाँ पे अपनी कंपनियाँ बना के इंडिया पे रूल करना था, लेकिन ईच अदर टू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट यूरोपियन कंपनी। देयर वेर इननंबरेबल डिस्प्यूट्स एंड बैटल्स, बहुत सारे जिसको गिने भी ना जाए वैसे डिस्प्यूट्स, मतलब जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो सब हो गए, और बैटल्स, युद्ध हुए। फाइनली ब्रिटिश इमर्ज्ड एज अ विनर। फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में बैटल हुआ जिसमें ब्रिटिशर्स जीत गए और फ्रेंच लोग हार गए। और फ्रेंच रिटेन देयर कंट्रोल ओवर द ट्रेडिंग सेंटर ऑफ पौंडीचेरी, माहे एंड चंद्रनगर। तो उन लोगों ने अपना जो भी कंट्रोल था वो वहाँ से निकल गया, मतलब उनका कंट्रोल, ठीक है। तो पौंडीचेरी और वो सब उसके हाथ में से निकल गया। सिर्फ ये 3 ही जगह पे अब उनका कंट्रोल रहा। तो ऐसे ब्रिटिशर्स लोग डच को निकाला, फिर फ्रेंच को निकाला और खुद बंगाल में ट्रेड करने के लिए आ गए। हम देख सकते हैं शिप ऑफ ब्रिटिश एंड देयर फोर्ट्स। देखो ब्रिटिशर्स दिख रहे हैं ना, जिन्होंने कैप पहनी हुई है। हमारे लोग जो मजदूरी कर रहे हैं, ऐसे शिप लाते थे ये लोग और ऐसे व्यापार करते थे। देखो बक्से में सब भरा पड़ा है। ब्रिटिश ट्रेड इन बंगाल। ब्रिटिश फर्स्ट स्टार्टेड दैट ट्रेड ऑन बैंक्स ऑफ रिवर हुगली। हुगली नदी के पास उन्होंने पहला ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट किया। एस्टैब्लिश फोर्ट इन द ईयर 1651 CE. द फोर्ट वेर garrisoned for their protections of the factory and got permission from the Mughal Emperor Aurangzeb to trade without paying tax against the annual payment. Okay? उन्होंने क्या किया, अपनी फैक्ट्री डाली और मुग़ल जो बादशाह थे औरंगजेब राजा, उनसे जो टैक्स पे करना पड़ता था वो भी अब नहीं करना पड़ रहा है। ऐसे ही उनको ट्रेडिंग की परमिशन मिल गई विदाउट पेइंग अ टैक्स, ठीक है। तो अब उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर। ओके, नाउ स्टडी द मैप।
देखो यहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल दिखाए हैं, रूलर्स और लोकल रूलर्स जो कि हमारे इंडियन हैं। तो देखो हम देख सकते हैं कि मैसूर के पास, फिर कलकत्ता, हैदराबाद, ये सब ब्रिटिश रूलर्स थे उस टाइम पे। देखो ऊपर टाइम दिया है, इंडिया में 1797 में इतना ब्रिटिश रूल था। उसके बाद धीरे धीरे देखो बढ़ रहा है। 1840 में हम देख सकते हैं ब्रिटिश रूलर्स कितने सारे थे। मुंबई था, गोवा था, मद्रास था, ठीक है, ऊपर बनारस, दिल्ली, लखनऊ, ये सब जगह पे उनका बिजनेस स्टार्ट हो गया था। उसके बाद थर्ड में देखो 1857 में क्या था, तो मद्रास, गोवा, ऊपर लाहौर भी आ गए वो, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, वडोदरा तक पहुंच गए थे। कलकत्ता में पूरा कलकत्ता, बनारस, सब कुछ, लखनऊ और वो सब। तो धीरे धीरे देख रहे हैं हम कैसे थोड़े थोड़े साल के बीच में, बिटवीन दैट टाइम्स, इनका जो भी व्यापार था, बिजनेस, वो बढ़ता गया, ठीक है। अभी जो है एक्सपेंशंस ऑफ द ब्रिटिश रूलर, ये जो मैप हमने देखा है वो स्टडी कर रहे हैं, नीचे लिखा हुआ उसके बारे में थोड़ा कि 1757 दिख रहा है, वहाँ से लेके 1857 मतलब जो 100 साल थे उसमें क्या क्या हुआ। अभी तक हमने 16 सेंचुरी तक देखा था, अब 17 सेंचुरी की बात हो रही है, ठीक है। सो बाय दिस टाइम द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज in a race to earn more and more money. As per the order passed in Bengal, only the company availed the benefit of tax-free trading. However, many officers who were engaged in private trade did not pay the tax as well. As a result, the income generated from the tax collection in Bengal reduced, which in a turn was opposed by the Nawab of Bengal, Murshid Ali Khan. This dispute kept on recurring even during the time of Ali Verdi Khan, and after Ali Verdi Khan, his son Sirajud-Dowla took a charge. He got involved in the major battle with the British. ओके, उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो सबसे ज़्यादा रेस में थी, बहुत सारे पैसे कमा रही थी, और उसी की वजह और ऑर्डर मिले थे पास, बंगाल से ऑर्डर आ गया था कि कंपनी को बेनिफिट है कि अब उनको टैक्स भी नहीं करना है, फ्री टैक्स उसको ट्रेडिंग करने को मिल रहा है, बिजनेस करने को मिल रहा है। और बहुत सारे ऑफिसर थे जो प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे और पे नहीं कर रहे थे टैक्सीज, तो उसी की वजह से इनकम जनरेटेड हुई फ्रॉम द टैक्स बंगाल रिड्यूस्ड, which in turn opposed by Nawab of Bengal, Murshid Ali Khan, और this dispute kept on recurring even during the time of Ali Verdi Khan, ठीक है। धीरे धीरे बंगाल का जो भी टैक्स कलेक्शन था वो रिड्यूस होने लगा, बहुत कम होने लगा, ठीक है। तो उस टाइम पे बंगाल के जो भी नवाब आए, उसके बाद अली वर्दी खान आए, मुर्शिद अली खान आए, ठीक है। आफ्टर अली वर्दी खान जब सिराजुद्दौला ने चार्ज लिया, उन्होंने क्या किया, इन्वॉल्व इनटू अ मेजर बैटल विद द ब्रिटिश। उनको पता चल गया कि ब्रिटिशर्स अपना बिजनेस अच्छे से कर रहे हैं, टैक्स पे नहीं कर रहे, तो अली वर्दी खान का जो बेटा था सिराजुद्दौला, तो उसने ब्रिटिशर्स के सामने बैटल कर दिया, वॉर कर दिया, और उनको यहाँ पे से निकालने का सोचा। अब वॉर जो है वो हुए, सिराजुद्दौला ने जो भी वॉर किया उसका नाम है बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का विश्व युद्ध, प्लासी का युद्ध, प्लासी जगह का नाम है, ठीक है। प्लासी का युद्ध हुआ। देखो सिराजुद्दौला हमें दिख रहे, तो किसके साथ हुआ प्लासी का युद्ध, तो प्लासी का युद्ध सर सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के साथ हुआ, ठीक है। सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे और अली वर्दी खान के बेटे थे। अली वर्दी खान मर गया, उसके बाद उसको ऑब्वियसली तख्त चार्ज जो है वो मिल गया था। तो यहाँ पे हमने देखा सिराजुद्दौला जो थे वो नवाब बन गए बंगाल के 1756 में। ही हैड ओवरवेलमिंग इन्फ्लुएंस ओवर द ब्रिटिश। द ब्रिटिश हेल्प्ड द कॉम्पिटिटर्स ऑफ सिराजुद्दौला बाय conspiring against him so that he would not remain on the throne of Bengal. They were frequently conflict with the British merchants regarding the payment of tax. When the British merchants failed to pay tax, which were applicable to both India and foreign merchants,
the situation came a boil. He ordered the British should not fortify the factory pay taxes as per the rule of trade, as per the term of conditions. This provocations was enough for the Siraj to opt of a war, and he succeeded in expanding the Britishers from Calcutta. देखो उस टाइम पे क्या था कि सबको पे करने थे टैक्सेस, लेकिन सिराजुद्दौला ने बोला कि टैक्स जो है वो पे करो, लेकिन ब्रिटिश मर्चेंट्स वो लोग पे नहीं कर रहे थे टैक्स, और धीरे धीरे सिचुएशन बहुत बिगड़ती गई, और उसी की वजह से उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स को कलकत्ता से निकालने के लिए बंगाल का जो राजा था, तख्त पे था सिराजुद्दौला, उन्होंने वॉर कर दिया। द ब्रिटिश काउंटर अटैक अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का जो भी मेन बोलते हैं ना हेड, वो था रॉबर्ट क्लाइव। तो क्लाइव ब्रेडेड अमीर जाफर एंड कमांडर इन अ चीफ ऑफ सिराजुद्दौला with promise to confer the throne of Bengal to him and convince him to join their side. With his help, Robert Clive defeated the Sirajuddaulas in a battle of Plassey. This was the first war fought between the company in India, which marked the beginning of British ruler in India. Thus, this war is considered to be the turning point of history in India. Okay. अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वॉर तो सिराजुद्दौला ने बोल दिया कि वॉर करना है, तो ब्रिटिशर्स में रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बहुत होशियार था, क्योंकि वो हेड था, मास्टर था उस टाइम पे, कंपनी का हेड था। तो उसने क्या किया कि ये जो सिराजुद्दौला था उसका एक कमांडर था, उसका नाम था मीर जाफ़र। तो मीर जाफ़र को अपनी साइड कर दिया और क्या बोला कि अगर तू मुझे ये युद्ध जिता देता है, मतलब ये बैटल अगर मैं जीत जाता हूँ तो बंगाल के नवाब को मार देते हैं सिराजुद्दौला को, और तुझे मैं तख्त दे दूंगा बंगाल का, तू बंगाल का राजा बन जाएगा और तू जीत जाएगा तो तू बन जाएगा। तो उसने क्या किया, उसने भी साइड चेंज कर लिया, अपने राजा को धोखा दे दिया, अपने जो सिराजुद्दौला थे उसको धोखा दे दिया, और ये जाफ़र जो था मीर जाफ़र, उसने धोखे से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन कर लिया और बैटल किया, तो उसमें सिराजुद्दौला हार गया। तो ये प्लासी का ये जो युद्ध था, बैटल था, वो बेसिकली कौन जीत गया, ब्रिटिशर्स, और मीर जाफ़र को लगा कि मुझे तख्त मिल गया। तो ये जो था वो सबसे बड़ा कंपनी का पहला युद्ध था इंडियंस के सामने, हमारे सामने, और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था हिस्ट्री का। ओके। और उसके बाद जो हुआ वो बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध। एज अ प्रॉमिस द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड मीर जाफ़र को नवाब बना दिया। रॉबर्ट क्लाइव ऑल्सो वेंट बैक टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड चला गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम मीर जाफ़र बिकेम hostile towards the British. The company decided to replace him with his son-in-law Mir Kazim. Mir Kazim was an efficient, disciplined and clever ruler. Problem arose between the Nawab and the company on account of non-payment tax, which ultimately brought both the forces face to face with each other in 1763. Mir Kazim was defeated by the company, but he accepted. He recognized his army along with the forces of Nawab of Awadh. अवध लिखा है लेकिन अवध एक जगह का नाम है, अवध। सिराजुद्दौला एंड मुगल एम्परर शाह आलम टू, ठीक है। प्रॉमिस की थी मीर जाफ़र को, वैसे बिठा दिया। मीर जाफ़र तो ब्रिटिश रूलर्स के सामने आ गया, कंपनी ने रिप्लेस कर दिया, मीर काजिम को बना दिया उसकी जगह पे। एंड बिटवीन नवाब एंड कंपनी अकाउंट नॉन पेमेंट टैक्स उसने देना चालू कर दिया। 1763 में मीर काजिम जो था उसको हरा दिया, ठीक है। कंपनी ने मीर काजिम जो सन इन लॉ था मीर जाफ़र का, ठीक है, उसको बैठाया था तख्त पे और उसको हरा दिया। सो देयर कंबाइंड फोर्स मेट द कंपनी फोर्स एट बक्सर, ठीक है। बक्सर जो जगह का नाम है, बक्सर में युद्ध हुआ 1764 में। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस टाइम पे भी वॉर जीत लिया, और सडन बंगाल अवध जो कि लखनऊ है उसमें मुगल एम्परर का कंट्रोल हो गया। रॉबर्ट क्लाइव वॉज सेंट टू इंडिया टू टेक कंट्रोल ऑफ सिचुएशन। दैट्स हाउ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कंपनी इमर्ज एज अ पॉलिटिकल पावर इन सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। तो इस तरह से सिराजुद्दौला और एम्परर शाह आलम टू, ठीक है, जो कि नवाब थे, तो बक्सर का युद्ध हुआ और अवध को जीत लिया गया। रॉबर्ट क्लाइव को वापस भेजा और उसको बोला कि तू सिचुएशन हैंडल कर ले, और इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने
प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये सब युद्ध जीत के, बैटल जीत के अपनी एक पहचान बना ली और एक बड़ी कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी बन गई ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, यहाँ पे बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने का जो वॉन द वॉर था, ठीक है, और बंगाल, अवध का जो भी मुगल था उसको अंडर कंट्रोल ले लिया उन्होंने और वो लोग वहाँ से रूल करने लगे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो रहा है। आई विल सेंड यू द क्वेश्चन आंसर, ओके, एंड सो यू हैव टू लर्न एंड राइट द क्वेश्चन आंसर एंड प्लीज़ read that battle of Plassey and battle of Buxar second time also because the questions come कि किसके बीच में हुआ था, कब हुआ था, किस टाइम पे हुआ था। ठीक है, ये सब हमें देखना होगा। ओके।